उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग मामले ने पकड़ा तूल। भर्ती परीक्षाओं के चयनित अभ्यर्थियों ने की नियुक्ति पत्र देने की मांग। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में बर्खास्त कर्मचारियों ने किया जोरदार प्रदर्शन। बर्खास्त कर्मचारियों ने फिर से नियुक्ति की मांग की। पौड़ी से हैरान कर देने वाला मामला। नशे में धुत नजर आए सरकारी अस्पताल के डॉक्टर। परिजनों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की शिकायत। मामले में आगे की कार्रवाई जारी। 2 युवकों को हवाई फायरिंग करना पड़ा महंगा। सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वीडियो वायरल। पुलिस ने दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर हुए अतिक्रमण को 1 हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने का दिया आदेश। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की। भर्ती परीक्षाओं के चयनित अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से नियुक्ति पत्र देने की गुहार लगाई है। राजधानी देहरादून में काफी संख्या में एलटी चयनित अभ्यर्थी एकत्र हुए और सीएम आवास पर कूच किया। चयनित अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की 4 भर्ती परीक्षाओं के 2500 अभ्यर्थी चयनित होने के बावजूद अभी भी बेरोजगारी की कगार पर हैं। सरकार से लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनकी जल्द से जल्द उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए। उनका कहना है कि इन चारों भर्ती परीक्षाओं की एसआईटी जांच हो चुकी है और इन परीक्षाओं को क्लीन चिट भी एसआईटी की ओर से दी गई है। इसके बावजूद अभी तक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती परीक्षाएं इन दिनों लगातार सुर्खियों में हैं और पिछले दिनों कई परीक्षाओं को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिनकी एसटीएफ की ओर से जांच की जा रही है। इन परीक्षाओं की जांच में तमाम लोगों की संलिप्तता पाई गई और उनको गिरफ्तार भी किया गया है। और इस बीच यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। मुख्यमंत्री आवास की ओर कूच किया। अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का मामला है। भर्ती परीक्षाओं के चयनित अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाए और चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र देने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच हो चुकी है, उसमें क्लीन चिट भी मिल गई, बावजूद अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और इस बीच उन्हें अब नियुक्ति पत्र मिलना चाहिए। सर, कहना क्या है, हम सीएम आवास कूच कर रहे हैं अपनी नियुक्ति लेने के लिए और हम सरकार से चाहते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दी जाए, क्योंकि अब 2 साल हो चुके हैं सर हमारी इसको भर्ती को। 1 साल हमारे रिजल्ट को हो चुका है, तो अब तो हम बहुत परेशान हो चुके हैं। कितनी रैली कर ली, कितने धरने कर लिए, अब इससे ज़्यादा हमें हिम्मत ही नहीं है सर करने की। अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। अब नियुक्ति दीजिए, अब तुम्हारी जाँच रिपोर्ट सब निपट चुकी है, बस अब हमारा नियुक्ति दे दो। हमें मतलब ही नहीं तुम्हारी रिपोर्ट से। रिजल्ट तो नियुक्ति चाहिए, हमें रिपोर्ट से मतलब नहीं है। जब एसटीएफ हमें क्लीन चिट दे रखी है तो फिर अब तो ये बहानेबाजी है, इनकी रिपोर्ट कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। सर, पिछले 2 सालों से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो भर्तियां हैं वो नियुक्तियों को लेकर के लगातार इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। 2500 अभ्यर्थी हैं और 4 भर्तियां हैं। और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो प्रकरण हुआ था उस प्रकरण से इतर चारों भर्तियां बिल्कुल निर्विवादित हैं और चारों भर्तियों को एसटीएफ की क्लीन चिट पे मिल चुकी है। उसके बाद भी जो है हमारी नियुक्तियों को सरकार न कोई खबर ले रही है, न ही आयोग को कोई खबर है। लगातार कई बार हम सीएम आवास कूच कर चुके हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर से मिल चुके हैं, अधिकारियों से मिल चुके हैं और आज दोबारा से माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए प्रदेश के विभिन्न इलाकों से बेटे और बेटियां जो हैं आई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जो है अब समय नहीं दे रहे हैं। हमारी क्या रहेगी आपकी और आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम चाहते हैं कि आज ही नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया जाए। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती कर्मचारी अपनी बर्खास्तगी के विरोध में पहली बार सड़कों पर उतरे। बर्खास्त कर्मचारियों ने विधानसभा के गेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि 2016 और उसके बाद नियुक्ति कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है, जबकि
उससे पहले कि जितने भी कर्मचारियों की नियुक्ति हुई है उनको परमानेंट जॉब कर दिया गया, परमानेंट उनका कर दिया गया है। जब उनके लिए जिस नियम का हवाला दिया जा रहा है, जिस भ्रष्टाचार की बात कही जा रही है, उसी तरह पहले भी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई, यानी कि कुल मिलाकर बर्खास्त हुए सभी कर्मचारी केवल एक ही बिंदु पर बात कर रहे हैं। आपको बता दें कि 2016 से 21 तक विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों के चलते 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। सभी कर्मचारी विधानसभा गठन के बाद से अभी तक की हुई सभी भर्तियों की जांच की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर विधानसभा में पहले 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी की रिपोर्ट के बाद ही इनको बर्खास्त किया गया। बाद में सभी कर्मचारी हाईकोर्ट चले गए थे और वहां से उनको राहत मिल गई थी, लेकिन पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को बर्खास्त करने के फैसले को सही मानते हुए उनकी अपील को खारिज कर दिया। तो पूरा न्याय करो। ये इधर देखिए 23 सितंबर 2022 को हम लोगों को डीके कोटिया जो जांच समिति थी उसमें हमको बाहर किया हुआ है, जबकि अवैध भर्तियां बैकडोर भर्तियां 2001 से 22 तक हुई हैं। और कोर्ट में भी जो है हमारे खिलाफ काउंटर एफिडेविट में मैडम ने साफ साफ लिख के दिया है कि 2001 से 22 तक सारी बैकडोर भर्तियां हैं, नियम विरुद्ध हैं, अवैध नियुक्तियां हैं। तो आखिर ये कार्रवाई, ये बीमारी जड़ से साफ क्यों नहीं हो रही? हमें न्याय चाहिए, अन्याय नहीं चाहिए। ये पूरी जांच पूरे बाहर होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक गरीब घर से हूँ और मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे 16 साल हो गए यहाँ पे और मेरे घर में मकान भी नहीं है। अब चाहे तो इस आदमी में हम कहाँ जाए, तो पूरा न्याय चाहिए सर। आगे स्टेप क्या है? आगे स्टेप ये धरना चलते ही रहेगा और पूरे एक एक जनमानस को पूरा पता चलेगा कि अवैध भर्तियाँ हैं, पूरी अवैध भर्तियाँ। हम भी अवैध है, पूरी विधानसभा अवैध है। कोई टेस्ट देके नहीं आया है यहाँ पे। अगर जैसे कुंजवाल जी ने यहाँ पे हम लोग को लगाया 2016 में, जब उनकी भर्ती अवैध है तो उनका नियमितीकरण कैसे वैध हो जाएगा? वो लोग कैसे वैध हो जाएंगे? और उनके खिलाफ विधिक राय लेती हूँ करके 4 महीने हो गए, विधिक राय क्यों नहीं ली जा रही, क्यों बरगला जा रहा है? उत्तराखंड के पौड़ी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया और आपको बता दें कि पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा के सतपुली सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नशे की धुत में नजर आए। बता दें कि जनपद में एक व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने व्यक्ति के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराने लेकर गए, जहां सरकारी अस्पताल के चिकित्सक ने नशे में धुत होकर परिजनों से बदतमीजी की। और इतना ही नहीं, चिकित्सक ने बिना देखे मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया, जिसके बाद परिजनों ने मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी से की। वहीं चिकित्सा अधिकारी प्रवीण कुमार ने जांच के उपरांत कार्रवाई करने की बात कही है। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह उठता है कि जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, मरीजों की जिंदगी डॉक्टर के हाथ में होती है, और ऐसे चिकित्सक अगर नशे की धुत में सरेआम नजर आए तो मरीजों का क्या होगा? ऐसे डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो बात ही खत्म हो गई, इसमें किसी की बात करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे संज्ञान में आज ही ये मामला आया है और तत्काल ही इसका संज्ञान लेते हुए जो वहाँ के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं उनको भी मेरे द्वारा आदेश जारी किए गए हैं कि संबंधित का जो है स्पष्टीकरण लेना सुनिश्चित करें। और जो 108 का जो हमारा कर्मचारी था उनसे भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो गरीब जनता है उसको निश्चित रूप से अच्छा इलाज मिले। और विभाग की छवि खराब करने का तो अधिकार किसी को भी नहीं, चाहे वो हमारा डॉक्टर है, हमारा वार्ड बॉय है या जो है 108 का स्टाफ है। तो दोनों का वक्तव्य लिया जाएगा और नियमानुसार जो भी कार्रवाई बैठेगी दोनों में की जाएगी। सतपुली के एक डॉक्टर की वीडियो सोशल मीडिया पे तेज़ी से वायरल हो रही है। आपको बता दें, इस वीडियो में तमाम जिस तरह की जो प्रक्रिया आ रही है वही बात करें कि स्वास्थ्य विभाग के मुख्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार का कहना है इन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस संबंध में सतपाल महाराज से भी पूछा गया है कि ये वीडियो जो जिस तरह से सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि सतपाल महाराज के पास जाइए चाहे तमाम किसी के पास जाइए, तो देखना ये होगा कि इन डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की पाएगी, नहीं हो पाएगा। अब ये तो विषय है, जाँच का विषय है। वही इस संबंध में जब डॉक्टर सतपाल महाराज और 108 के कर्मी के बाद बातचीत हो रही पेशेंट को लेके कि आप इनको, हम चाहे तो इनको ज़बरदस्ती यहाँ से रेफर कर देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि डॉक्टरों की जिस तरह से सतपुली में दादागिरी या यूँ कहूँ कि जनता के साथ
किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि डॉक्टरों की रवैया किस तरह से है। क्योंकि ये क्षेत्र आता है सतपाल महाराज के विधानसभा और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत जो कि गढ़वाल सांसद है और इसी के क्षेत्र का उनका गृह क्षेत्र भी है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से डॉक्टर लोग इस तरह की इस वीडियो को माध्यम से नशे में अपनी वीडियो को और सोशल मीडिया पर जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि डॉक्टर की हरकतें या डॉक्टर की जो बातें करना एक शोभा नहीं देता। मैं तमाम डॉक्टर लोगों से यही अपील करूंगा कि इस तरह की वीडियो को आप इस तरह की हरकतें ना करें, क्योंकि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है और देवभूमि में अगर ना आप डॉक्टर लोग इसी तरह की बात करेंगे तो बहुत ही दुखद खबर होती है। हालांकि इस संबंध में हमने कई बार अधिकारियों से बात की तो उनका कहना है इस पर जांच होगी, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि डॉक्टर सही था या 108 कर्मी सही था। अब इस वीडियो में तो आप तमाम देख सकते हैं कि किस तरह की अवृता भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। पौड़ी गढ़वाल से सतपुली से भगवान सिंह की। उत्तराखंड के रामनगर में लॉरेंस बिश्नोई को अपना आईडी मानकर उसके फोटो के साथ अपनी फोटो जोड़कर सोशल मीडिया में वायरल करने के साथ ही तमंचे से हवाई फायर करना 2 युवकों को महंगा पड़ गया। मामले में थाने पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का कड़ा संज्ञान लिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, उनके कब्जे से 2 तमंचे बरामद किए और साथ ही उन्हें जेल भेज दिया। मामले में थानेदार अरुण कुमार सैनी ने जानकारी दी और बताया कि टेढ़ा रोड निवासी अपने सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के साथ अपनी फोटो जोड़ने के साथ ही तमंचे से हवाई फायर करने का वीडियो जारी किया गया था, और जिस पर पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई तो इस मामले में पुलिस ने मंजीत और उसके सहयोगी 2 लोगों को गिरफ्तार किया और साथ ही उनसे 2 तमंचे 315 बोर के बरामद किए। कोतवाल ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई। देखिए, रामनगर में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति, उसमें युवक जो है तमंचे के साथ फ़ोटो था, फिर उसने फायरिंग करते हुए और उसमें एक लॉरेंस बिश्नोई के साथ फ़ोटो एक वीडियो में बना के वायरल किया गया था। एक अन्य फ़ोटो सोशल मीडिया वायरल हो रहा था। हमारे द्वारा उनका संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई की गई और दोनों युवकों को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा रहा है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी के वन भूलपुरा में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर हुए अतिक्रमण को 1 हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के आदेश दिए हैं। मंगलवार को न्यायमूर्ति शरद शर्मा व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ में अतिक्रमण के मामले को लेकर सुनवाई हुई। खंडपीठ ने इस मामले में 1 नवंबर को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे सुनाया गया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद करीब 4300 परिवार प्रभावित होंगे। आपको बता दें कि 9 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने रविशंकर जोशी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 10 सप्ताह के भीतर रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था जितने भी अतिक्रमणकारी हैं उनको रेलवे पीपी एक्ट के तहत नोटिस देकर जन सुनवाई करें। रेलवे की तरफ से कहा गया कि हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण किया गया है, जिनमें करीब 4365 अतिक्रमणकारी मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति के पास जमीन के वैध कागजात नहीं पाए गए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर हुए अतिक्रमण को 1 हफ्ते का नोटिस देकर ध्वस्त करने के आदेश दिए। उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इसी को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से पर्यटन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनके विकास को लेकर सरकारों के प्रयास उतने सार्थक साबित नहीं हुए जितना कि होना चाहिए था। आपको बता दें कि लैंसडाउन में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर क्षेत्रीय विधायक दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बता दें कि विधायक दिलीप रावत ने विकास कार्यों को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जाने चाहिए थे वो नहीं हो पा रहे हैं। और साथ ही दिलीप रावत ने कहा कि क्षेत्र के कुछ लोगों ने व्यक्तिगत तौर से पर्यटन के क्षेत्र में कई जगहों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेत्री अनुकृति गोसाई रावत ने लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत को राजनीति से संन्यास लेने की नसीहत दी।
आपको बता दें कि अक्सर ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां पर दिलीप रावत के बयान को लेकर बीजेपी और सरकार में असमंजस जैसे स्थिति बनी रहती है। जब से हमारा उत्तराखंड प्रदेश की स्थापना हुई उसके बाद एकदम से जो है लैंसडाउन एक नया पर्यटक स्थल के रूप में सामने आया और लेकिन हमने कई बार प्रयास किए हैं, सरकार की तरफ से जो गंभीरता दिखानी चाहिए थी एक पर्यटक क्षेत्र के विकास के लिए वो नहीं हो पाई है। वास्तव में मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से और लोगों के सहयोग से हम 2-3 स्पॉट वहां जो है तैयार कर रहे हैं ताकि लोगों को यहाँ मनोरंजन हो सके और दर्शनीय स्थल दिख सके। देखिए, मैं तो लगातार इस बात को कह रही हूं कि 11 सालों में लैंसडाउन के अंदर कुछ भी काम नहीं किया गया है। और देखिए, आज अगर दिलीप रावत जी इस बात को मानते हैं और स्वीकार करते हैं तो मैं सोचती हूँ उनकी सद्बुद्धि है, और सद्बुद्धि आई है तो अब उनको राजनीतिक रूप से भी संन्यास ले लेना चाहिए। उत्तराखंड के लालकुआं के मोटा हल्दू चौराहे पर एक प्रदेश के रॉयल्टी सहित विभिन्न मांगों को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि ग्रामीणों को यह धरना प्रदर्शन 10 दिनों से जारी है। एक प्रदेश एक रॉयल्टी की मांग को लेकर ग्रामीणों और व्यवसायियों ने कहा, रॉयल्टी की दरें कम करने के साथ साथ परिवहन विभाग की तरफ से जीपीएस सिस्टम लगाने के लिए मोटी रकम 7,500 रुपए निर्धारित करती है, जबकि बाजार में जीपीएस सिस्टम 1200 से 1500 तक लगाया जा रहा है। इसके अलावा परिवहन विभाग की तरफ से पहले में गाड़ियों की फिटनेस 1400 रुपए की जा रही थी, वहीं फिटनेस अब 14,500 रुपए की जा रही है, जिसके चलते 90,000 रुपए से ज्यादा खर्च उन पर पड़ रहा है। वहीं हजारों खनन कारोबारियों के आगे रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और साथ ही व्यापारियों ने मांग की और कहा कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। हमारी मांगे उत्तराखंड के लालकुआं के थाने पुलिस ने हल्दूचौड़ स्थित एक यूनिवर्सिटी में जून जागरूकता अभियान चलाया और जन जागरूकता अभियान चलाते हुए यहां पर इस अभियान में भारी संख्या में छात्र छात्राएं शामिल हुए। वहीं इस जन जागरूकता अभियान के तहत उत्तराखंड पुलिस ऐप की जानकारी दी गई और साथ ही ऐप के फीचर गौरा शक्ति पर छात्र और छात्राओं का रजिस्ट्रेशन कराया। बता दें कि छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए बनाए गए उत्तराखंड पुलिस ऐप को हर छात्र छात्राओं तक पहुंचाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट के निर्देशन में जनपद में व्यापक स्तर पर स्कूल कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। और ये अभियान को लेकर एसपी सिटी क्राइम हरवीर सिंह की तरफ से हल्दूचौड़ स्थित एक यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के ऐप के बारे में बताकर जागरूक किया गया और साथ ही ऐप में महिला सुरक्षा के लिए बनाए गए फीचर गौरा शक्ति की जानकारी छात्राओं को देते हुए उन्हें ऐप को डाउनलोड करवाया। वहीं एसपी सिटी हरवीर सिंह ने बताया कि जनता की सुविधा के लिए पुलिस ने उत्तराखंड पुलिस ऐप तैयार किया। लोग अब घर बैठे ही एफआईआर वाहन चोरी व गुमशुदगी के संबंध में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस ऐप में महिलाओं की सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति, यातायात नियमों के उल्लंघन की जानकारी के लिए ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और अपराध से संबंधित जानकारी के लिए, पर्यटन से संबंधित जानकारी के लिए मेरी यात्रा, नशे से बचाव और उससे संबंधित जानकारी के लिए नशा मुक्त उत्तराखंड ऐप को भी इसमें जोड़ा गया है। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि नैनीताल जिले अब तक 8 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़ी जा चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस की तरफ से नशे को लेकर कार्रवाई जारी है, जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कोई नशे का सौदागर बख्शा नहीं जाएगा। आपका देखो बेटा, आपका फोन आपके सिस्टर के पास हो सकता है, आपकी आंटी के पास हो सकता है, आपकी मदर के पास हो सकता है, तो उनका नाम आप उसमें डाउनलोड कर लो, हो सकती है। उत्तराखंड के मसूरी में एमपीजी कॉलेज पेट्रोल पंप के पास रोडवेज बस ने एक 25 साल की युवती को कुचल दिया। युवती गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दरेज कर युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया। आपको बता दें कि मसूरी एमपीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव को लेकर कॉलेज के बाहर छात्रों की तरफ से अपने अपने प्रत्याशियों के लिए नारेबाजी की जा रही थी और इसी दौरान बस चालक ने युवती को बीच सड़क पर कुचल दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल मामले में अब आगे की कार्रवाई जारी है।
क्या उसके? ऐसा है कि हर जगह इन्होंने हवाई जहाज बना रखा है। स्कूटी बाइक वाले कुछ समझते नहीं है, ठीक है। आप लोग भी देख रहे हो, इन्होंने हवाई जहाज बना रखा उस बस का। बस की कभी सर्विसिंग नहीं कराई ठीक से, हवाई जहाज बना रखा नहीं, कभी ब्रेक मारते उस बस। ये हादसा कैसे हुआ यहाँ? क्या हुआ था? आप वहीं पे थे उस समय? जब वो मैं वहीं पे था, मैं मानता हूँ कि लड़की की कुछ गलती थी, लड़की की गलती थी, ड्राइवर की गलती कम थी। जब वो उतरी तो बस वाले को देखना चाहिए था कि उतरी तो ब्रेक मारे, ठीक है। वो जब देख रहा है कि यहाँ पे इतनी क्राउड है, आप सब भी देख रहे हो, तो आराम से है वहाँ से। उसने पूरा हवाई जहाज बना के रखा ऊपर से बस को, तो उसमें किसी की गलती मानते हैं आप, लड़की की गलती हम भी मानते हैं, पर बस वालों का हर जगह का है। मैं खुद परसों मरते मरते बचाऊँ। उत्तराखंड के लालकुआ तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टाड़ा रेंज के जंगल में ट्रेन की टक्कर से घायल हुए हाथी के बच्चे का उपचार पशु चिकित्सकों की टीम की तरफ से किया जा रहा है। बता दें कि रविवार को सुबह में तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टाड़ा रेंज के अंतर्गत लालकुआ हल्दी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से हाथी का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। दरअसल हाथी का झुंड रेलवे ट्रैक पर पार कर रहा था और इसी बीच ट्रेन की चपेट में आने से हाथी का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके बाद घायल हाथी का इलाज पशु चिकित्सकों की तरफ से किया जा रहा है। हालांकि इलाज के दौरान बच्चे की मां की आवाजाही जारी है और जिसके चलते वन कर्मियों को बीच बचाव में बच्चे के इलाज को रोकना पड़ रहा है। वहीं केंद्रीय वन प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया कि हाथी के बच्चे का इलाज जारी है। प्रथम चरण में घायल हाथी के बच्चे को फूड के साथ मेडिसिन दिया गया और फिलहाल बच्चा ठीक है। उन्होंने कहा कि रात्रि गश्त के लिए टीम की लगी हुई है और बच्चे का उपचार चल रहा है। बार जो है चार्ज किया हर्ड ने और बहुत कठिनाई आई उसको जो है उनको जो है रिस्ट्रेन करने के लिए, उनको जो है वापस ले जाने के लिए। अभी भी जो स्थिति है इस जगह की जो है पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं है, बट एनीवे जब जंगली जानवरों के साथ आपको जो है उनका रेस्क्यू करना है तो आपको जो है एहतियात भी रखनी है, मॉनिटरिंग, क्योंकि ड्रोन से हम उनका लोकेशन का पता, जब जितना हम यहाँ पे ऑन साइट ट्रीटमेंट करते हैं तो ड्रोन से हम जो इनका हर्ड है उसका पता जो है वो रख रहे हैं। तो वो सारी की सारी सेफ्टी जो है वो रखी जा रही है, की जा रही है और हर्ड को जो है एक सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पे, एक सिग्निफिकेंट दूरी पे जो है हम रख रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ग्राम गांधीनगर मालधन चौड़ निवासी का शव गांव में ही बीते 15 अक्टूबर को संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ था। मामले में मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी थी। मामले में पुलिस का कहना था कि नितिन की हत्या बिजली के करंट लगने के कारण हुई है। सोमवार को मृतक के भाई और परिजनों ने पुलिस पर मामले में लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस मामले में उसके भाई की निर्मम हत्या की गई, लेकिन पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज नहीं किया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली और हाईकोर्ट के आदेश पर कुछ दिन पहले पुलिस ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की थी। परिजनों का आरोप है कि मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपी अभी खुलेआम घूम रहे हैं। वहीं परिजनों ने पुलिस प्रशासन से मामले में शीघ्र आरोपियों की गिरफ्तारी करने के साथ ही न्याय की गुहार लगाई। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया गया और जल्द ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। ये कितनी तारीख का है? देखो इसमें तारीख लिखी है, ये 19 तारीख। पुलिस से हम इतनी मांग कर रहे हैं कि उन्होंने हाईकोर्ट ने अभी उन सभी जितने भी संदिग्ध थे उनके ऊपर 302 का मुकदमा लगाया है, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सब लोग अपने घर में बैठे चैन से, और इसको जानबूझकर एक जो हत्या का जो मामला है उसको हत्या का मामला दबाया जा रहा है। जानबूझकर हत्या का मामला ही है लेकिन उसको दबाया जा रहा है। और पुलिस प्रशासन, डॉक्टर और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सभी लोगों पर संदिग्ध हमें मतलब शक है और ये सब लोग मतलब इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना क्या है? आपके भाई का क्या नाम था? कब डेड बॉडी मिली? मेरे भाई का नाम नितिन कुमार था और ये घटना है 14 अक्टूबर की रात की, और हमें 15 अक्टूबर को उसकी बॉडी मिली थी और वो भी सुबह को, और वो भी घटना स्थल से इतनी दूर फेंकी गई थी और सारे फोटोग्राफ्स वगैरह सब कुछ हमारे पास है, सारे सबूत हमारे पास है, कॉल डिटेल्स हमारे पास है, पुलिस वालों के पास भी सब कुछ है, लेकिन तब भी कुछ नहीं करने को तैयार हूँ। पुलिस का क्या कहना है और आप क्या कह रहे हैं इसमें? पुलिस का कहना ये है कि ये एक करंट लगने से एक हादसा हुआ है और हमने जिसको पकड़ना था, करंट खेत का जो माली था, उसको हमने पकड़ लिया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये सिर्फ एक
एक बचाने की कोशिश की जा रही है अपराधियों को, और पुलिस प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है, लेकिन एक हत्या का मामला है। कितने कितने नामजद आपने मुलजिम कराए इसमें 9 नाम है। एक अरेस्टिंग हो गई है, एक जो खेत का माली था उसको सिर्फ उसको अरेस्ट कर रखा है और बाकी भी रह गए। बस पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है और ये एक करंट लगने का ही मामला है और कुछ नहीं है। बस देखिए, मालदन वाले प्रकरण में पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर हमारे द्वारा अभियोग पंजीकृत विवेचना की गई थी। उक्त विवेचना में ड्यूरिंग विवेचना गुण दोष के आधार पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसमें 302 में विवेचना करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार हमारे द्वारा 302 में विवेचना की गई और विवेचना के उपरांत जो भी अभियुक्त उसमें संलिप्त थे उनके विरुद्ध हमारे द्वारा आरोप पत्र प्रेषित किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुशासन दिवस के मौके पर जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार को जिला सभागार में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान और जिलाधिकारी अभिषेक रोहेला शामिल हुए। वहीं शिविर में जिलाधिकारी और विधायक ने जनता की समस्याओं को सुना। शिविर में कुल 51 समस्याएं और शिकायतें दर्ज हुई, जिसका अधिकांश का मौके पर ही जिला स्तरीय अधिकारियों की उपस्थिति में समाधान किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन समस्याओं का मौके पर समाधान नहीं हुआ उनको उनका संबंधित विभागीय अधिकारी शीघ्र समाधान करने के निर्देश दिए गए। शिविर में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, नेटवर्क, कनेक्टिविटी को लेकर भी प्रमुख समस्याएं रहीं। आबूदादी की जोशियाड़ा कंसेड में जल भराव की समस्या के समाधान को लेकर स्थानीय महिलाओं ने प्रमुखता से अपनी बात रखी, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को पानी की निकासी के लिए ठोस कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। भाटी निवासी ने ग्राम प्रधान की शिकायत करते हुए कहा कि मनरेगा योजना के तहत निर्माण कार्यों का भुगतान नहीं किया गया और साथ ही कई निर्माण कार्यों में भारी अनियमितता है। उन्होंने जांच कराने की मांग जिलाधिकारी से की और जिस पर जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय जांच कराने के निर्देश सीडीओ को दिए। जिला सभागार में आयोजित शिविर में विधायक ने सुशासन पर बोलते हुए कहा, अधिकारी जनता की समस्याओं का तुरंत गति से निस्तारण करें और सभी अधिकारी जनता की समस्याओं का तत्काल समाधान करने की जवाबदेही समझें। विधायक ने कहा कि जनपद के सुनियोजित विकास के लिए सभी विभाग ठोस कार्य योजना बनाएं। वहीं शिविर में जिलाधिकारी ने सभी समस्याओं के समाधान का जनता को भरोसा दिलाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।